and so much hopes I had on this cricket team, Indian cricket team. I thought that Virat Kohli will be the second captain after Kapil Dev to lift the World Cup at Lord's. And I have been humiliated and disappointed. Why, man? Why? All the players who have been playing well, Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul, they have been playing so well. But at the final moment, final junction, crunch situations, they have disappointed us. Absolutely disappointed us. Yeah, it's the fans' fault, my fault. It's my fault. Yes, it's my fault that they lost. Yes, man, slap me, bang me, come on. Yes, it's my fault. न्यूजीलैंड से 18 रन की शिकस्त के बाद ये सिर्फ इन साहब का हाल नहीं है, पूरे इंडियन मीडिया का यही हाल है। वाई इट्स माय फॉल्ट। और सबसे अच्छा ट्वीट जो मुझे लगा वो ये था कि और हारो जानबूझ के इंग्लैंड से पाकिस्तान को हराने के लिए, हम पहले निकल गए, तुम आज जो है फंस गए। कोहली ने बड़ी अच्छी बात की है और बहुत पॉजिटिव बयान दिया। उसने कहा जी 45 मिनट की बुरी क्रिकेट की कीमत हमें अदा करनी पड़ी। मतलब he is a gentleman. लेकिन karma is a tomb. Karma is a rhymes with which. नहीं देखिए, मतलब ये जो हमारे भाई हैं वैसे इनका अगर आप ट्विटर हैंडल पढ़ें तो उनका ट्विटर है एंग्री रैंट मैन। तो मतलब अपनी नाम पर ये पूरे बैठते हैं, एंग्री भी है, रैंट भी कर रहे हैं और बाजार मैन भी है। मैं इतना कहूँगा कि यार वैसे ये हमारे यहाँ ऐसे लोगों को हम वो मज़ारों पे बांध देते हैं संजीदों के साथ, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को यार मुझे भी इसमें देखो आई टोटली साइड विद हिम। यू साइड विद आई फेल्ट विद द सेम वे जब पाकिस्तान मारा अपने आप को। हाँ, अगर आज पाकिस्तान होता, लेकिन मारा तुमने, मतलब ये ऐसा मैं इसके साथ आज अगर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा होता तो तुम टक्करे ना मार रहे हो, मैं काफी अपसेट होता। लेकिन देखिए अच्छा, इंडिया के लिए नई बात नहीं है। 2015 में भी सेमीफाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। बच्चे वो यार हिस्ट्री छोड़े, देखिए जहाँ तक टीम इंडिया की नो डाउट बेस्ट टीम थी वर्ल्ड कप, बिल्कुल थी, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसने लिए 15 पॉइंट्स। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया, अब देखो इस पॉइंट पे ना यार, मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार देखें आपने क्या किया, आपने हमारी टांग खींची, सही है, हम मुंह के बल गिर गए, हम आउट हो गए। आज आप भी आउट हो गए और जीते कौन? फायदा किसको मिला? गोरों को। बॉस ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह आई थी। कुछ सबक सीख लिया करो यार, एक दूसरे की टांगे खींचोगे, हमारी टांग खींचेंगे, आपका भी नुकसान है। मोदी जी, दिस इज फॉर यू। अच्छा, बड़ा मजे का लिखा कि सरफराज ने वो जो है ना मैसेज भेजा कोहली को के रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई। अच्छा, अब देखिए भाई अपने आप को मार रहा है यार, मतलब माय फॉल्ट, मतलब सीरियसली बेचारा, आई एम वरीड अबाउट हिम। मारना नहीं चाहिए यार, हमारी तरह मीम्स बनाया करें। और जाहिर है कि ये जो आप अभी जो आपने बात की सरफराज की, वो मीम है, एक और मीम है, काला जादू कर रहे हैं। कुछ और तीन मीम सेलेक्ट की हैं, बस सिर्फ 3 मीम्स हैं, उसके बाद आपकी जान छोड़ देंगे मीम से। पहली मीम आप देख सकते हैं अगर हम स्क्रीन पर ले आए किसी भी वक्त जी, ये जसिंडा आर्डन, सब खुश जसिंडा आर्डन, एक और नाम पंजाबी में लिखा और कुछ 1.5 ये इसकी बड़ी वर्जन्स बनेंगी। और दूसरा जाहिर है कि जब भी भारत की किसी भी किस्म की शिकस्त होती है, हमें कौन याद आता है? चाय का कप हाथ में, अभिनंदन साहब से सर, बॉलिंग वाज फैंटास्टिक सर, यानी आई कैन टेल यू नो मोर। अभी भरा नहीं, दिल अभी भारत नहीं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जसिंडा आर्डन को मुबारकबाद भी किया। उसने कहा है सरप्राइज्ड बाय न्यूजीलैंड, और वो वाला था ना, वी विल सरप्राइज यू इंशाल्लाह। हम आजकल बड़े एक्टिव हैं, एटलीस्ट क्रिकेट में तो बहुत एक्टिव है। फाइनली थर्ड मीम और मेरी पर्सनल फेवरेट, जरा अगर आप स्क्रीन पर लाएं, और ये है कीवी फ्रूट। देखो, काट के देखो, अंदर से तो सब्जी है। ये तो है। और ये कि बहरहाल थैंक यू न्यूजीलैंड, यस एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन मुझे जो है ना, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है, अब दिल्ली ख्वाहिश नहीं है, दिल्ली ख्वाहिश तो आज हार गई, अब दिल्ली ख्वाहिश कि इंग्लैंड जीते। अच्छा, हाँ, क्यों? इसलिए कॉलोनियल हैंगओवर है। ये कॉलोनियल हैंगओवर बीबीसी वाले हैं ना, बीबीसी वालों के साथ यही होता है। ये देखो, ये तुम जैसे अफवाह साज होते हैं, पूरी बात ये अफवाह है कि आप बीबीसी में हैं, पूरी बात नहीं सुनेंगे और गुलाम ही रहना शुरू कर देंगे। सर जर्नलिस्ट हैं हम, और देखो बात ये है, इंग्लैंड जो है उसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स की मेजबानी की है, 5 वर्ल्ड कप्स की मेजबानी की है, ठीक है, मतलब मेजबान का हक बनता है। 2 दफा फाइनल में हारा है, एक बार भी उसने वर्ल्ड कप नहीं उठाया है ना।
तो आप अपनी तरफ से दे देना सर, वो हमसे भी हारे हुए हैं सर। ये किंडरगार्टन नहीं है, दूसरा ये कि आप शायद फुटबॉल को भी फॉलो नहीं करते। कल जो है फुटबॉल में जो इंग्लैंड होता है ना, कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, ठीक है यार। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 5 दफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, अब क्या जरूरत है उसे यार। अच्छा चले, कंसोलेशन प्राइज की भी हम आईसीसी को लिखते हैं। चले सर, ये अपना क्या है वर्ल्ड कप की। अच्छा, और लेकिन एक बात है, आज जिन्होंने इंडिया पे शर्त लगाई वो बुकीज तो बर्बाद हो गए ना। 25 जुआ वैसे भी 25 पे 100 का रेट था, 25 पे जिसने न्यूजीलैंड पे लगाया वो करोड़पति हो गया। ये तो है, ये हुआ है सर। ये करोड़पति तो नहीं, लखपति जरूर हुआ होगा। किसी ने 25 लाख भी लगाए होंगे। शहबाज ज़ैदी को नाम बताएं, इसमें भी टैक्स लग जाएगी। हाँ। अच्छा, बहरहाल ठीक है, वर्ल्ड कप से आते हैं थोड़ी सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड लीडर्स की जानिब। और वर्ल्ड लीडर से मेरी मुराद है एक तो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान और माय फेवरेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी बिल आखिर मुलाकात अब अनाउंस भी हो गई है, फॉर्मली अनाउंस हो गई। इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन रही थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे अगर टाइम मिला। आज वाइट हाउस की जानिब से एक फॉर्मल स्टेटमेंट आ गई है एंड द मीटिंग विल प्रोसीड एज स्केड्यूल्ड। बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर होने की है, जो हमें भी नज़र आ रहा है कि तालिबान और उनकी टॉक्स के हवाले से भी, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर्द हुए हुए हैं खासे 2015 से। आपको याद होगा ट्रंप की वो ट्वीट, साउथ एशिया पॉलिसी एवरीथिंग, जनाब इन्होंने हमसे डॉलर लिए और काम भी नहीं किया, और ये अच्छी बातें करना। 2015 के बाद पहली बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जनाब वाशिंगटन से हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे डॉन के सीनियर करस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए कि एजेंडा स्पेसिफिकली क्या है, या आपके इल्म में है कोई ऐसा एजेंडा? देखें, यहाँ जो भी गुफ्तगू होती है इस मौजू पे, वाइट हाउस हो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, पेंटागन हो, उसमें जो सबसे पहले बात होती है वो होती है अफगानिस्तान की। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने एक वादा किया था और कि वो अगले इलेक्शन से पहले 2020 से पहले वो अफगानिस्तान से फौजें बुला लेंगे। और सदर ट्रंप चाहते हैं कि ये भी उनका एक इलेक्शन कैंपेन में ये चीज़ भी शामिल हो कि उन्होंने अफगानिस्तान से फौजें बुला ली हैं। तो एक तो ज़ाहिर है सारी गुफ्तगू अफगानिस्तान पे होगी, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका ने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान को टिच कर रहे हैं या कोई जीरो सम गेम है इस तरफ या उस तरफ। वो पाकिस्तान से किसी न किसी लेवल पे ताल्लुकात रखना चाहते थे, जो रखा हुआ उन्होंने और रखेंगे। फिर उनके और भी मुख्तलिफ इरादे हैं, मसलन जिसको हम कहते हैं कंटेन चाइना पॉलिसी, या ईरान के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, उसमें भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान का एक रोल होगा। अलबत्ता वो इस मामले में श्योर नहीं कि पाकिस्तान किस हद तक इन दोनों इशूज़ पर उनके साथ जाने को तैयार होगा। उनकी कोशिश होगी कि उनकी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान चले, पाकिस्तान की अपनी कोशिश होगी कि बच बचा के निकल जाए। मगर इसमें जो है आप एक चीज़ पर अगर गौर करें कि कहा यह जा रहा है कि जो आर्मी चीफ और ISI के नए सरबराह हैं वो भी तशरीफ लाएंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। अगर वो आए तो फिर ये बात बड़ी वाज़ह हो जाएगी कि गुफ्तगू में सारा फोकस अफगानिस्तान पे होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो कुछ वो चाहते हैं उसे फौज डिलीवर कर सकती है। अच्छा अनवर, एक हमारी यहाँ पे डिबेट चल रही थी, आपको भी मैं इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ। अब ये हम जानते हैं कि कैपिटल हिल पर या US एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप एज अ होल देख लें तो पाकिस्तान के बहुत कम दोस्त हैं, एंड ओवर टाइम इट हैज़ गॉटन वर्स। वो हमेशा कहते हैं कि वी हैव वेरी फ्यू एलाइज ऑन कैपिटल हिल। ट्रंप का लेकिन जो अंदाज है डिप्लोमेसी का वो काफ़ी हटके है। आपने देखा नॉर्थ कोरिया के साथ, आपने देखा पुतिन के साथ, आपने देखा कि वो अपने इत्तेहादियों को ज़्यादा डांट रहा होता है, और जो ट्रेडिशनल एनिमीज या ओपोनेंट समझे जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, उनके साथ उसकी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप। और शायद इसकी एक वजह है कि पर्सन टू पर्सन उसकी कोई लिंक बन जाते हैं या वो मुतासिर हो जाते हैं। ट्रंप की पर्सनैलिटी का कितना रोल होगा आपका ख्याल है इस मीटिंग में, और ओवरऑल US की जो स्टेट पॉलिसी है उसका कितना रोल होगा? मेरा ख्याल है कि एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद अनवर साहब आपसे फिर ये जवाब लेंगे। वेलकम बैक जी। अनवर इकबाल साहब, ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो किस हद तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपका ख्याल है कि इस मीटिंग में कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस करेगी? आपका क्या ख्याल है?
देखिए, अमेरिका में एक बात कही जाती है यहाँ कि स्टेट डिपार्टमेंट हो या व्हाइट हाउस हो या पेंटागन वाले हो, वो रोज सुबह इस खौफ के साथ उठते हैं कि पता नहीं आज सदर ट्रंप ने क्या ट्वीट कर दिया होगा, और वो कहते हैं कि वो अपने फैसलों का ऐलान अक्सर ट्वीट से करते हैं जिसका उनको इल्म भी नहीं होता। अब वो मायूस भी नहीं होते। इसलिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि सदर ट्रंप ये समझते हैं कि अमेरिका में एक साइलेंट मेजॉरिटी थी जिनको यहाँ का जो रूरल एरियाज में रहने वाले वाइट हैं जो कभी किसी को वोट नहीं डालते थे, वो उस तक पहुंचे हैं और वो उनके वोटर्स हैं। तो वो सिर्फ अपने वोटर्स का सोचते हैं और उस वाले से चलते हैं। तो ये तो है। और अफगानिस्तान के वाले से जो उनकी सोच है उसके तहत वो बिल्कुल कांग्रेस को भी और व्हाइट हाउस को भी इग्नोर करके किसी किस्म की डील किसी से भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी अगर आप उनके रिसेंट स्टेटमेंट देखें इंडिया के हवाले से तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भारत से भी बहुत करीबी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से मायूस हुए हैं। वो समझते हैं कि भारत उस तरह बिहेव नहीं कर रहा जिस तरह वो चाहते हैं। लिहाजा एक स्टेज जैसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान से बिल्कुल जान छुड़ा लेंगे, अब वो बात खत्म हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान से भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अच्छा, अब भी जी मैं इसी पे भारत पे ही आ रहा था क्योंकि माजी में अगर देखें चाहे 2002 हो जब हम आई बॉल टू आई बॉल पे आ गए थे भारत के साथ, तो अमेरिका ने उस वक्त भी रोल प्ले किया। जब भी कशीदगी होती है इस वक्त भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान खासी जो है बिल्कुल सर ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका से एक्सपेक्ट भी किया कि वो रोल प्ले करेगा। तो आपको लगता है कि उस सिमत में भी कोई चांस है? उसमें भी बात आके फंस जाती है भारत यानी इस्लामाबाद और दिल्ली के रवैये पे। दिल्ली जो है वो सरपर्दा जो सहमत होती है उसको तो वो पसंद करता है, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करता कि जो बराह रास्त पाकिस्तान से बातचीत करवाने की मुफाहमत की कोशिश करे। तो इंडिया कभी इसकी इजाज़त नहीं देगा कि इंडिया के अमेरिका या कोई बराह रास्त इन्वॉल्व हो। अच्छा, इनडायरेक्ट तौर पर करते रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के भी हवाले से वो अमेरिका जो चाहते थे पाकिस्तान से उनके साथ हुआ कि उस हद तक तो पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारी बातें पाकिस्तान ने मान ली। खास तौर पे जो प्रेशर लाए हैं आप पे FATF के जरिए, उसमें जो आपको एहसास हुआ है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ गए तो उसमें जो जिन तंजीमों पे पाबंदी लगवाना चाह रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ अपनी वल्नरेबिलिटी का एहसास हुआ है, तो पाकिस्तान यहाँ वल्नरेबल है, वहाँ वो आप पे प्रेशर बढ़ाएंगे। और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के अलावा एक और जो गुफ्तगू होगी वो होगी FATF के हवाले से कि आपको ब्लैक लिस्ट से बचा लिया जाए, लेकिन उसके लिए आप मजीद इकदाम करें, जिस पर मेरा ख्याल है इस दफ़ा पाकिस्तान जो है विलिंग नज़र आता है। और जिस तरह मैंने कहा कि सिक्योरिटी या फौजी एहलकार का साथ आना, वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि सिक्योरिटी इशूज़ पे बातचीत हो। तो आपको लगता है कोई ना कोई दरवाज़ा खुलेगा इन दोनों लीडर्स की मुलाकात का? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी पहले वाली लाने का, या वो गर्मजोशी का नहीं पता, बेहतरी जरूर आएगी। बेहतरी जरूर आएगी, बेहतरी आएगी। तो रहेगी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। सही बात है। नहीं वो तो आपने जो एक बात की थी ना, जो आपने बात की थी हिल की, वो भी एक मसला है कि हिल का एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सपोर्टर्स थे हिल पे वो थे रिपब्लिकन। डेमोक्रेट्स हमेशा आपके पास थे, लेकिन अब ये रिपब्लिकन आपके सबसे ज्यादा खिलाफ हो गए। अब ये देखेंगे इस तरह ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ एक मूव ला दी है रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं जिनको डेमोक्रेट की भी वो है हिमायत हासिल है कि इस मुतालबे में के दौरान कम से कम कांग्रेस की तरफ से कोई रेजोल्यूशन आ जाए कि डॉक्टर शकील आफरीदी को रहा करो। अभी होता है या नहीं होता है, लेकिन कोशिश हो रही है। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपसे बात करने का, और दौरान भी हम आपसे बात करते रहेंगे। अच्छा, शकील आफरीदी वाला भी मसला जो है हो सकता है आएगा पोटेंशियली उसके अंदर। अच्छा, काफ़ी कंफ्यूजन रही है आज पूरे दिन कि ये दौरा हो भी रहा है और या नहीं हो रहा। इसकी भी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मसला कहाँ से शुरू हुआ कि एक स्टेट डिपार्टमेंट की एक सवाल पूछा गया स्पोक्स पर्सन से। उन्होंने कहा कि जी मुझे हमें इल्म नहीं है, व्हाइट हाउस हमें बताएगा तो हमें पता लगेगा। मैं पूछ के आपको जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया कुछ लोगों ने कि सर इसका मतलब है कि हो ये तो मीटिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की ट्वीट आती है, वो कहते हैं कि जी डोंट स्पेकुलेट। अच्छा, स्पेकुलेशन का माने क्या निकाला लोगों ने कि सर इसका मतलब है कि ये मीटिंग ये कभी होनी ही नहीं थी और इसे मीडिया में अफवाहें फैलाई गई हैं। हालांकि 4 जुलाई की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कैटेगोरिकली डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने
कहा था। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा सब लोग हमारे एफओ को ब्लेम कर रहे थे कि सर यू जंप द गन। ज़रूरी नहीं है कि मसला यहाँ से हुआ हो, क्योंकि अभी जैसे अनवर इकबाल साहब बोल रहे थे कि बिल्कुल अब स्टेट डिपार्टमेंट जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी अबाउट 40% अभी वैकेंसीज हैं, बंदे नहीं है उनके पास अहम ओहदों के लिए भी। और जो बंदे हैं उनमें से आधे तो मेरा ख्याल है कि वही इनकी टाइमलाइन देख रहे हैं कि यार कहीं स्पेन पे जंग का ऐलान तो नहीं कर दिया भाई ने पिछले 2 घंटों में, और जो बाकी हैं वो यही दुआ पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह स्पेन पर हमला ना करें ट्वीट के ज़रिए। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर मिसकम्युनिकेशन जो वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में हुई है, मोर लाइक, व्हिच इज नॉट अनयूजुअल नाउअडेज। अनयूजुअल नहीं है बिल्कुल, इनफैक्ट तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। जंपिंग द गन वाली हमारे यहाँ सहाफ़ी भी और सियासतदान भी फौरन नहीं दे ये देखो हाँ ये अच्छा जाहिर है उसका वो रशिया वाली भी आ जाती है। अच्छा रशिया वाली में सॉरी एक कम बात है, वो जो थी ना वो थी सारी जराए के डिप्लोमेटिक सोर्सेस। मैंने 7 जुलाई को द न्यूज़ में ये खबर पढ़ी कि रूस जो है वो ईस्टर्न जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ईस्टर्न इकोनॉमिक काउंसिल फोरम व्हाटएवर, तो उसमें इमरान खान को पुतिन साहब ने जो है वो ज़ाती तौर पे दावत दी है। अच्छा, उस खबर में द न्यूज़ अपनी ही जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जियो न्यूज़, उसका हवाला दे रहा है कि जियो न्यूज़ को ज़राए ने बताया कि यूं है। ये वो एसओपी है वो तो लेकिन ये हर तकरीबन हर चैनल और हर अखबार ने उठाई थी। वहां पर ये नहीं कहा कि जियो न्यूज़ को ज़राए ने बताया, सिर्फ बताया था कि ज़राए ने बताया है। अब किसको पहले बताया नहीं बताया, मेरा इसमें इतना है कि यार ये कोई ऐसी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर कोई आपको डिप्लोमेटिक सोर्स भी बोल रहा है कि सर ये चलानी, आप उसे पूछे कि यार मैं अपना नाम दे सकता हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, तो आपसे ये तो सवाल पूछना चाहिए कि क्यों नहीं यार, कोई आपने कोई ऐसा तो नहीं कहा ना कि पुतिन ने कहा है कि सर अगली दफा जब इंडिया के साथ जंग होगी तो आपका भाई न्यूक्स मारेगा। ये होता है एक्सक्लूसिव, इसमें सोर्सेज शायद चल जाए। क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस तरह की खबरें मॉस्को या गोरकी में कोई 17 साल का लड़का बैठ के क्रिएट कर रहा है और नहीं हमारे अमेरिका में हुआ है ना, ये हमारे अपने 17 साल के बहुत है। तो लिहाजा एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आए और उन्होंने जो ताजिर हैं जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे दूसरे तबके से ताल्लुक़ रखते हों, तो उनसे मुलाकात की। और ज़ाहिर है एनआरओ नहीं दूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा के बाद जो बात हुई हम उसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो हर जगह कहते ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदर जुनैद इस्माइल माख्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, बताइए आज वज़ीर आज़म से क्या बात हुई? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने हमें इनवाइट किया था क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी एनोमली कमेटी की मीटिंग के बाद हमने उनसे कहा कि किसी चीज़ का कोई फैसला नहीं हुआ है और कोई एनोमली कमेटी ने किसी बात को क्लियर नहीं किया है, तो लिहाजा हम आपसे बात करना चाहते हैं। और हमने उनको वो अपनी सिफारिशात भेज दी जहाँ से हमारे मेंबर्स लीव थे। जब हमने उनसे बात कर दी और भेजा, उसके बाद इन्होंने आज मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग के अंदर में पूरी टीम मौजूद थी जो अपनी फाइनेंस की है, और मिनिस्टर भी थे और हमारे एफसीआई के मेंबरान भी थे और इसके अलावा ऑटो वाले भी थे। लेकिन जब उनसे हमने ये कहा कि जी हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दी हैं जिससे CNIC का इशू है। वो छोटे ताजिर जो हैं वो इस बात पे बजिद हैं कि जी हम इसको जो है वो इस स्टेज पे नहीं मानते इस वक्त, क्योंकि आपके पास जो आपने जो ट्रेंड कहा था कि जी हमने जो सेट किया है वो ट्रेंड जो है वो 5 साल का है। आपको मुझे ये बताइए कि आप 1 साल का बजट 5 साल का बजट जो है वो 1 साल में कैसे डालेंगे? तो हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इसको आप 20 स्टील में तो 5 हिस्से करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज जो है इसके ऊपर हमारे ऊपर जो है ये अवेयरनेस भी आएगी और एक ओवरलोड भी जो है आप हमें नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो इमरान खान साहब से मेरी मीटिंग हुई उसमें जो है वो हफीज शेख साहब ने क्लियर कट दे दिया कि साहब देखें, इस वक्त मैं जो आपको बात करने जा रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ इनकी प्रेजेंस में कर रहा हूँ, और वो बात ये है कि CNIC जो है वो अपनी जगह कायम और दायम रहेगा और उसके अंदर में हम कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। नंबर 2 उन्होंने ये कहा
कि दूसरी बात 17% का जो सेल टैक्स है वो लोकल पे लिया जाएगा, लेकिन एक्सपोर्टर के साथ जो है वो हम कहीं कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए वो नेक्स्ट मीटिंग जो थी वो उस मीटिंग के अंदर में जो नेटवेयर की थी और जो सारे लोग थे में वगैरह के, उन्होंने ये एक्सपोर्टर का जो 50 रेटेड वाले बैठे और उधर भी जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ। अब उन्होंने उनको जुम्मे को बुलाया है कि चलें बैठ के इसको कहीं भी जो है वो क्लोज करते हैं। तो आपको इस मीटिंग से इस्माइल साहब, एक तो हमें सिर्फ ये समझा दें आसान अल्फाज में कि छोटा ताजिर शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं देना चाहता, ये बहुत कंफ्यूजन है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट का शनाख्ती कार्ड का जो इशू है ना जी, वो आज की तारीख में नया आ रहा है, ठीक है, एक पहली बात तो ये। और हमेशा पाकिस्तान के अंदर में इससे पहले भी आपने शनाख्ती कार्ड की जो मुहिम डाली थी वो फेल हो चुकी थी। ये दोबारा आप जब डाल रहे हैं तो उससे छोटे ताजिर का कहना यह है कि आप जरूर डालें, लेकिन इसको एक टाइमली जो है वो इस पर पोस्टपोन करें और फिर इसके वक्त के साथ साथ सेक्टर वाइज आप डालते जाएं, क्योंकि इसके अंदर में आपने खुद ने 50 लाख वालों शनाख्ती कार्ड दिखाने से किसी भी पाकिस्तानी शहरी को क्या नुकसान है भाईजान? कोई नुकसान नहीं है। शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन एकदम से जो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो एक साइलेंस कर रखा है वो ये है कि जी एक आदमी अगर इसके अंदर में आएगा तो हमको जो टैक्स बढ़ाने वाली बात है उसके अंदर में हम उसको कैच कर लेंगे कि उसके पास अकाउंट कितने हैं, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। शनाख्ती कार्ड तो वैसे भी इनके पास नादरा में मौजूद है, ये क्यों नहीं निकाल लेते इन चीजों का। अब ये एक बात सुने, जो ये डराने धमकाने वाली जो स्कीम चली इसका खौफ इनको है कि इस तरह ये बंद करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट करके एसेट डिक्लेरेशन स्कीम लाए। हमने कहा कि जी आप इसको ईज डाउन करें। अब गवर्नमेंट के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करने के जो दोनों जो पैरामीटर्स थे वो तो इसके अंदर में हिट कर गए, और वो जो है इस बजट में जो है वो आप अगर इनको डालेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर में ऐसी कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अब उन्होंने सारे लूप होल इसके अंदर में जितने थे बंद कर दिए। आज तक तो हम ये समझते थे कि 70 साल से जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमें जो रास्ता दिया था हम उस रोड मैप पे चले, लेकिन आज खान साहब ने ये बताया जब हमें कि जी ये रियल फैक्टर है तो हमारा फेयर फैक्टर बढ़ गया, और हम ये समझ रहे हैं कि ये वाला रास्ता जो है आप कह रहे हो सही है, तो चले हम उस रास्ते पे आ जाते हैं। तो अब 70 साल का मवाद एक साल में तो नहीं तय होगा, उसको कम से कम 4 से 5 साल का मैं समझ रहा हूँ इस्माइल साहब, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ये ताजिर जो है इससे पहले हड़तालों के भी कॉल दे रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल की कॉल दी हुई थी। आज जो ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं अतीक मीर साहब वो एहतजाजन शरीक नहीं हुए, तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखें, वो ये कह रहे हैं कि जो इन्फोर्समेंट, पहले देखें हमें ना जितना भी इसके अंदर में टैक्स पेयर है, देखें कराची चैम्बर पे जितना भी बंदा है ना वो सारा टैक्स पेयर है। एक बात 70% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कराची और इसकी जो कंट्रीब्यूशन टू द एक्सचेकर जो है वो 70% है। ये असद उमर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात की है जब हम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में हमने मीटिंग की थी। लेकिन क्योंकि अब हमको उन्होंने कलेक्टर भी बना दिया, इसके बाद इन्होंने कहा कि जी अब आप जो है वो लोगों से टैक्स वसूल करके भी दे दें, फिर इसके बाद आप कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड भी। तो भाई अब हम तो ये कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने जो शनाख्ती 27,000 आदमी हैं वही शनाख्ती कार्ड वसूल करें या हमसे वो फोन नंबर ले लें। कोई आदमी, छोटा आदमी 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये का काम करने वाला अगर शनाख्ती कार्ड नहीं देगा तो हम अपनी सेल को रिड्यूस ही करेंगे और क्या हो जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी रिडक्शन ऑफ द सेल हो जाएगी और हम छोटी छोटी चीज़ों के जो काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी इन्होंने जो है वो रिटेल की जो डाली है कि जो भी इंपोर्ट होगा उसका आप रिटेल का जो है वो मोनोग्राम डालेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, एक इंपोर्टर है उसको होलसेलर, उसको डिस्ट्रीब्यूटर, उसको जो है वो रिटेलर के पास जाने में ये चौथे स्टेज पे जाता है। आज उसको ये कह रहे हैं कि जी जो इंपोर्ट होगा उस पर रिटेल प्राइस की जाएगी। कोई लिखना चाहता है सप्लायर, कोई नहीं चाहता है, इसका ये मजबूरी है। और अब इस पर 100 कंटेनर कोर्ट पे भी जो है वो आए हुए हैं। अच्छा सर जी, एक आपसे सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वो आपका फेयर फैक्टर बढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो एहतजाज और हड़ताल है तो वो भी हुकूमत का फेयर फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपकी जितनी भी मुतालबात हैं जायज़ या नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? जी नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, ये बिल्कुल आपकी, हमने इनसे कहा है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो बात की है वो ये कहा है कि हम
आपस में पार्टनर बन के चलते हैं। देखिए ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज विलिंग टू, और ये सोच रहे हैं कि हम इनको कहीं ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर दे दें जहाँ ये मसला हल हो जाए। हम उम्मीद से हैं अगर हमारे मसले हल नहीं हुए तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कराची चैम्बर ने आज से 15 दिन पहले एक प्रेस रिलीज दी है, उसमें हमने कहा है कि हमें 3 महीने दे दीजिए, अगर हमें जिन लोगों को पसंद होगा आपका सिस्टम उसमें वो फॉल कर जाएंगे, बाकी अपना काम बंद करके चले जाएंगे। हम ये बात कर चुके हैं, तो इसके बाद ये वाली बात आज हम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिया है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो हमारे साथ कोई कंप्रोमाइजिंग वे में चलेंगे, क्योंकि जो IMF की कंडीशनलिटीज है और FATF का प्रॉब्लम है, ये मानते हैं कि मईशत का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लिहाजा हम मुल्क को हम पहले पाकिस्तानी बने और फिर इसके बाद हम बात करेंगे अपनी मईशत की, अपनी जेब की मईशत। तो बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तानी बन के फिर शनाख्ती कार्ड दिखा दें, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे एक आध हफ्ते में एग्री कर जाए। दिखाने से पहले इसको दिखाना भी होता है ना। हाँ जाहिर है थोड़ा सा हमें हर चौक पे पुलिस वाले को शनाख्ती कार्ड दिखाना, दिन में 10 बार दिखाता हूँ यार। अगर ताजरों को दिखाना पड़ गया तो क्या मसला है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने कल के इजलास के बाद पैमरा को हिदायत दी है कि सज़ा याफ्ता या वो लोग जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, बिलखुसूस जिन पे करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं, उनको किसी भी किस्म का मीडिया कवरेज और इंटरव्यूज़ वगैरह देने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रोके। वज़ीर आज़म ने कहा है कि करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार शुदा या जिन पे मुकदमा चल रहा है उनमें से किसी की भी कवरेज दुनिया में कहीं नहीं होती। इस पे हम थोड़ी सी कल भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये वजाहत बाकी है कि कवरेज हम जैसे लोग जो हैं वो किस चीज़ की ना दें। क्या इनके जलसे ना कवर करें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो म्यूट कर दें, प्रेस रिलीज़ पढ़ के ना सुनाएं, पार्लियामेंट में ये जो सज़ा याफ्ता लोग जाते हैं स्पीकर की इजाज़त से ख़िताब करते हैं, क्या ये ख़िताब हम जो है उस पर बात ना करें, वो ना चलाएं। कुछ पता नहीं है, सिर्फ पैमरा को एक हिदायत चली गई, अब उस पर पता नहीं किस शक्ल में अमल होता है। इसीलिए इस हिदायत पे एहतियातन में अमल करते हुए आपको एक 1.5 सदर की खबर सुना रहा हूँ कि एक मुल्कगीर सियासी पार्टी की खातून रहनुमा जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी लाहौर में और फिर बंडी महाउद्दीन में जलसा भी किया था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने एक जज के बारे में 2 वीडियोस आज और जारी कर दी हैं, लेकिन मुझे उसमें वो मज़ा नहीं आया जो पहली वीडियो में आया था। एक में जो है एक वीडियो में एक ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है किसी भट्ट साहब की गाड़ी को, और फिर उन भट्ट साहब का वो जज साहब जो है इस्तकबाल। मेरा एक सवाल ज़रूर है कि क्या यही शेख जहांगीर तरीन पे भी अप्लाई होगी जब वो रोल आउट कर रहे हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी? यार पॉइंट कन्विक्टेड है वो। यार देखिए हाँ, तो वो कैसे बैठ करके PID में हकूमती रिसोर्सेज के सामने PTV के और निजी चैनल्स के ऊपर उन्होंने पूरी रोल आउट की है एग्रीकल्चर पॉलिसी। ये भी एक सवाल है। मेरा एक सवाल है कि क्या मतलब ट्वीट पर बात हो सकती है या नहीं हो सकती, या उस पर भी पाबंदी है? अब देखिए मैं कहता हूँ कि यार बिल्कुल यार ये मतलब सजा याफ्ता और ये जो अंडर ट्रायल होते हैं और ख़ासतौर पर जो करप्ट होते हैं बड़े बुरे लोग होते हैं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता कसम से यार, कोई नहीं, मुझे नज़र भी आते हैं, अपनी आंखें बंद कर देता हूँ या इनके उतार देता हूँ फिर भी नज़र नहीं आता। लेकिन रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और मैं सिर्फ अपनी मतलब सेल्फ इंटरेस्ट और अपनी हम सब की प्रोटेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कल अगर फर्ज करें किसी ऐसे बेनामी सियासतदान की हमने तस्वीर चला दी या ट्वीट चला दी, एक निजी सियासतदान, एक निजी सजा याफ्ता या अंडर ट्रायल सियासतदान, निजी पार्टी का रहनुमा, बिल्कुल अगर हमने ऐसे चला दिया या गलती से नाम निकल गया या तस्वीर आ गई, कभी कभी प्रोडक्शन में भी हो जाता है ना, या तस्वीर डाल देते हैं, तो फिर क्या मतलब हम म्यूट होंगे, हम बंद होंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि काम आप कर देते हैं उसके बाद वार्निंग आती है ना, ये एक मसला होता है। तो आई वांट टू नो कि मैंने किस लाइन एंड लेंथ पे खेलना है। ये तो बात हो चुकी। एक बाप ने जो है प्रोग्राम से पहले भी एक बड़ा अच्छा सिखाया था कि फर्ज करें कि ये जो मुल्जिम है जिसको कि आपने म्यूट करा दिया, अगर कल बरी हो जाता है 2 साल बाद 5 साल बाद,
तो फिर आप क्या करेंगे उनका कि ये जो 5 साल उसके गए हैं रिपीट करेंगे आप, रिपीट चलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो फॉरेन का एग्जांपल दिया जाता है ना कि यार फॉरेन कंट्रीज में यूके का एग्जांपल बड़ा दिया गया है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर ये है ना कि यार यहाँ पर ट्रायल भी तो 5, 10, 15 साल भी चल जाते हैं ना, वहाँ पर इतना शायद गैप नहीं होता। तो वो जो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके एग्जांपल हम देते हैं ना कि यार वहाँ पे ये होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, थोड़ा सा एडिट भी करना पड़ता है अपनी मुल्क की सूरत हाल के साथ। अच्छा, खुदा का शुक्र है कि ये इंडिया नहीं है। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें 1/4 जो मेंबर पार्लियामेंट है वो मर्डर, रेप, अगवा मुकदमे चल रहे हैं, टेररिज्म। अच्छा, और ये जो आप कहते हैं ना दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, तो भाई साहब इंडिया में जाके देखिए ऐसा होता है। और फिर वही बात कि कल अगर उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बरी कर देती है कि जी ये सब झूठा था, तो आपने तो उसे मुजरिम समझ के कवरेज से महरूम कर दिया, हुण की करोगे? क्या जवाब क्या है आप क्या मतलब वाउचर देंगे कि सर ये आप प्लीज कलेक्ट 100 आवर्स ऑफ फ्री कवरेज? ये ऐसा तो नहीं हो सकता है ना यार। और अगेन मैं ये सिर्फ क्योंकि मैं बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ यार, मैं सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूछना चाह रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि यार बिल्कुल यार बैन कर दो सबको, लेकिन एसओपी दे दो कि कहाँ तक। ऐसे आप कल मतलब ये पॉलिटिशियन हु शैल नॉट बी नेम्ड अगर ट्वीट करते हैं कि जी बड़ा अच्छा मौसम है, क्या हम ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि स्पाइडरमैन की नई मूवी देखी, मुझे बड़ा मजा आया, ये बात एंटरटेनमेंट की बुलेटिन में आ सकती है या नहीं आ सकती? आई वांट टू नो, नेशन नीड्स टू नो। आज एक निजी चैनल के जो एंकर हैं नजम सेठी साहब, अच्छा, वो गए मंडी बहाउद्दीन फेम, मंडी बहाउद्दीन फेम, तुम्हें पता है कैमरा का पता नहीं है? नहीं सुने, मंडी बहाउद्दीन फेम की एक सियासतदान का इंटरव्यू करने के लिए, अच्छा है सेट था, तो उनकी मैनेजमेंट का फ़ोन आ गया इंटरव्यू से पहले कि जनाब हमें कहा गया है कि आप ये इंटरव्यू ही ना करें। तो वो बेचारे वो थाम थोबड़ा समेट के वो वापस आ गए। आजकल ऐसा बड़ा हो रहा है। हाँ, तो वो अब मुझे समझ नहीं आई कि यार इसमें क्या, इसमें कहाँ मुझे तो इनफैक्ट डर लग रहा है, मैं वसत आई एग्री विद वसत के यार नाम नहीं लो, क्योंकि ये ना हो जाए कि जिन लोगों ने उन लोगों के नाम लिए हैं उन लोगों के नाम भी आप नहीं ले सकते। नहीं, आप देखिए, आई मीन मैं अब ओवर कॉशियस हो रहा हूँ यार। आप फिक्र ना करें, इसका भी तरीका है, बस मुझे 2-3 दिन दे दें, मैं एक ग्लॉसरी बना देता हूँ कि एक मारूफ मजहबी सियासी पार्टी के रहनुमा के जिनका ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है, जिन्होंने माजी में इस्लामाबाद बंद करने की जो है वो दी थी, धमकी दी थी, और जो इस वक्त जो अपोजिशन है उसकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कन्वीन की है, उन्होंने ये कहा है। हाँ, जो बचने का तरीका ये, जो पेट्रोल के शौकीन नहीं है, वो जो केस चल रहा है वो पार्लियामेंट और उस पे हमले का वो धरने वाला वो चल रहा है क्या केस? वो मेरे ख्याल में वो चल रहा है। हेलीकॉप्टर केस भी किसी पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर मालम जब्बा का केस भी। देखिए, और एक और बहुत अहम बात है, और इनफैक्ट आपने मुझे मेरी लाइन याद थी, मैं आपको आपकी लाइन याद करा देता हूँ कि यार आने वाली हुकूमत के लिए भी तो फिर एक एसओपी आप बना के छोड़ के जाए ना सर। हाँ, आप क्लियर कट बता दें, कभी ना कभी तो एक और हुकूमत आएगी। क्लियर कट बता के पाबंदी की शराइत और ज़वाबित और सब क्लॉजेज और बाई लॉज क्या हैं, ताकि अगली हुकूमत के भी काम आवे। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ रूम। तो आज बस यही मैसेज देना था हम लोगों को, बाकी बातें कल करेंगे। करें जहांगीर खान तरीन पे मैं फंस गया हूँ। अच्छा, उन बेचारों ये बस बात खत्म हो गई यार, अब छोड़ दो। तुम आप जहांगीर तरीन पे कल बात कर लेना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।